Hi humans, welcome back to Humanities. This is your geography educator Ananya Sharma. In this video, we are going to have a one-shot explanation of chapter number 5 that is secondary activities. फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज 4 टाइप्स की होती हैं जो कि है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी. सो नाउ इट्स द टर्न टू डिस्कस अबाउट सेकेंडरी एक्टिविटीज. बहुत ही इजी वे में पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे. अब इनिशियल स्टेज पे हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है. ओके अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाऊंगी. अब देखो यहाँ पर हम एक सिचुएशन ले लेते हैं दैट फॉर अ फार्मर. ठीक है, एक फार्मर के लिए जिसने अपनी फील्ड पर कॉटन को उगाया. आफ्टर सम मंथ्स जब वो कॉटन उग जाता है अच्छे से, वो उसको हार्वेस्ट कर लेता है, वो फार्मर का काम खत्म हो जाता है एंड फॉर हिम दैट कॉटन इज द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, उस फार्मर के लिए वो कॉटन उसका फाइनल प्रोडक्ट है. ओके एक और सिचुएशन ले लेते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो कि टी शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है. अब वो जो मैन्युफैक्चरर है उसने वो कॉटन मंगवाया जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज का फिनिश प्रोडक्ट था, उसको यहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल यूज किया टू मेक अनदर फिनिश प्रोडक्ट. ठीक है, अपना फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए इसने जो लाइक कॉटन है जो कि उस फार्मर का फिनिश प्रोडक्ट था उसको यूज किया एज अ रॉ मटेरियल. सो ये रिलेशन है जो एग्जिस्ट करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी में. जो प्राइमरी एक्टिविटीज के प्रोडक्ट्स है ना वो एक्ट करते हैं एज रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. अब यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी हैं. अब देखो यहाँ नोट्स में अगर आप देखो तो अगर हमें सेकेंडरी एक्टिविटीज को एक लाइन में डिस्कस करना हो तो ये वो एक्टिविटीज है जो कि ऐड करती हैं वैल्यू टू द रॉ मटेरियल. ओके, ऐड वैल्यू टू द रॉ मटेरियल्स. आगे देखो अब वो वैल्यू कैसे ऐड होती है. वो वैल्यू ऐड होती है बाय ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट. अब इसीलिए सेकेंडरी एक्टिविटीज को ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी भी कहते हैं. अब देखो यहाँ पर ये रिलेशन समझ लो कि जो ये प्राइमरी एक्टिविटीज हैं उनका जो रॉ मटेरियल है या फिर बेसिकली कोई भी रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट मींस इसमें ऐड करी वैल्यू. ओके इसको ट्रांसफॉर्म किया, तो ये सारा काम होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज पर. इसमें दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कॉटन के और आयरन के. अब ये दोनों अपनी रॉ फॉर्म में उतने ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होते हैं, बट जब इनको अच्छे से पूरा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, तब इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इन डोमेस्टिक एज वेल एज वर्ल्ड मार्केट. ओके आगे चलते हैं तो ये आ गया हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग. अब मैन्युफैक्चरिंग इज द सोल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज. अब हमने काम करना है ट्रांसफॉर्मिंग का. ठीक है, वैल्यू ऐड करनी है हमें और वो वैल्यू ऐड होगी थ्रू मैन्युफैक्चरिंग. अब यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं. यहाँ बताया है कि इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में है एप्लीकेशन ऑफ पावर, मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, स्पेशलाइज्ड लेबर इन फैक्ट्री फॉर सेटिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटीज. देखो यहाँ पे नोट्स में मैंने बताया है सबसे पहले यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में पावर अप्लाई होती है, मास प्रोडक्शन होती है, एक स्टैंडर्डाइज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बनकर आती है, वेराज यहाँ पर स्पेशलाइज्ड लेबर की भी जरूरत होती है. आगे हम चलें तो आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है बड़ी बड़ी मशीन्स के साथ, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो अभी भी इतनी ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है जो कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग को मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग नहीं बना पाई है. बट मोस्टली क्या है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा प्रेवलेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है. आप भी अपनी आइज क्लोज कर कर सोचो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड, आपके माइंड में सबसे पहली पिक्चर आएगी बड़ी बड़ी मशीन्स की, फैक्ट्रीज की जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स पड़ी हुई है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है. तो वो इमेज है हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग की. एज वेल एज वर्ल्ड मार्केट में भी मैन्युफैक्चरर या फिर एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसी को माना जाता है जिसमें एक वेल मैकेनाइज्ड सेटअप होता है. ओके आगे अगर हम चले तो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लेते हैं.
एज पर नोट्स भी देख लो आप। सबसे पहला है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में और स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स में यहाँ पर हमारे पास दो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं। सबसे पहला है क्राफ्ट मेथड एंड द अदर इज मास प्रोडक्शन। अब देखो क्राफ्ट मेथड और मास प्रोडक्शन का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि क्राफ्ट मेथड में ऑर्डर पर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वेराज मास प्रोडक्शन में बल्क में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ऑर्डर पे जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनका जो कॉस्ट है ना वो हाई होता है, वेराज बल्क प्रोडक्शन में कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होता है। मैंने आपको इजी वे में ये समझा दिया, यू कैन ऑल्सो रीड दिस। अब यहाँ बताया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब अगर हम इसका लिटरल टर्म्स में डिक्शनरी मीनिंग में अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है मेक बाय हैंड। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखिए, क्या आज के जमाने में हम मैन्युफैक्चरिंग को मेक बाय हैंड कह सकते हैं? नो, बिकॉज अब ये हो गया है मेड बाय मशीन्स। अब यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग की। यहाँ बताया गया है दैट इट इज एसेंशियली अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू फॉर सेल इन लोकल और डिस्टेंट मार्केट्स। अब देखो आपके आंसर में ना कुछ ही कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको डिफाइन कर देते हैं फ्रॉम एवरेज पीपल। अब वो कीवर्ड्स का आंसर में होना जरूरी है। फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग यहाँ पर कीवर्ड्स है ट्रांसफॉर्मिंग, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स। ओके, ये सारे वर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए। बाकी इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज यही है। आगे चलते हैं तो हमारे पास आ गया है मैकेनाइजेशन। ओके, अब देखो यहाँ हमें यही बताया गया है कि इसका मतलब है यूजिंग गैजेट्स विच अकम्प्लिश टास्क, मतलब मशीन्स का यूज करना, गैजेट्स का यूज करना अपने काम को इजी बनाने के लिए। अब मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन, इन दोनों चीजों में फर्क है, इनको सेम मत समझना कि ऑटोमेटिक हो गया तो उसमें भी मैकेनाइजेशन हुई। नो, ऑटोमेशन का मतलब होता है विदाउट एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब उसमें हमें ह्यूमंस की बिल्कुल भी 1% भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब जो ये ऑटोमेशन है ना, ये मैकेनाइजेशन की एडवांस स्टेज है कि सबसे पहले होगी मैकेनाइजेशन। अगर ये इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हो जाती है तो इसमें बाद में ये टर्न ले लेगी ऑटोमेशन। ओके, फिर हमारे पास आ जाती है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। Technological innovation through research and development strategy are an important aspect of modern manufacturing for quality control, eliminating waste and inefficiency and combating pollution. यहाँ इन्होंने as per modern word मतलब दे दिए हैं कि आजकल क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से किस तरह से ठीक कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन। अब इसमें जनरली हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के। अभी तक आपको मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग क्या है ये तो समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ भी फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लो कि जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है, सबसे पहला तो वो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है। नंबर 2 उसमें कॉम्प्लेक्स उसमें क्या है देखो, कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी यूज होती है। देन एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, देन लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल उसमें चाहिए होता है। ओके, ये सारी चीजें हैं हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। फिर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ हमें बताने की कोशिश की गई है कि मेजर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हैव फ्लरिश्ड इन फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस। These cover less than 10% of the world's land area. अब देखो यहाँ पर क्या है, सेम चीज बताई गई है कि जैसे हमारा पूरा वर्ल्ड है उसमें कुछ ऐसा एरिया है जहां पर जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है वो हो रही है। अब इसके रीजंस क्या है, वो रीजंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये आपको लॉन्ग आंसर्स में 6 मार्क क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, तो इसको आप पैराग्राफ बनाकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला रीजन कि क्यों जो इंडस्ट्रीज है वो एक एरिया में ही कंसंट्रेटेड होती हैं। फर्स्ट रीजन आ जाता है हमारा एक्सेस टू मार्केट। ओके, एक्सेस टू मार्केट, यहाँ पर मैंने आपको नोट्स में बताए हुए हैं ये सारे पॉइंट्स। अब देखो मार्केट का क्या मतलब है, मार्केट का मतलब ये नहीं है कि वहां पर 4 दुकानें होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। अगर वो जंगल में भी हो तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मतलब नहीं होता मार्केट का। मार्केट का वो मतलब होता है कि वहां पर लोग होने चाहिए
जिनके पास दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज डिमांड है, दूसरी चीज उनके पास परचेजिंग पावर है। ठीक है, जिनके पास डिमांड है और जिनके पास परचेजिंग पावर है। दूसरी चीज ये है कि जिस जगह पर ये कुछ नहीं होगा, जैसे कि रिमोट एरियाज में, वहां पर क्या होगा, स्मॉल मार्केट्स आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जैसे कि जो डेवलप्ड रीजन्स हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर लार्ज ग्लोबल मार्केट्स हैं। ओके, क्योंकि यहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। और जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ये भी लार्ज मार्केट्स को प्रोड्यूस करता है। सम इंडस्ट्रीज सच एज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हैव अ ग्लोबल मार्केट, द आर्म्स इंडस्ट्रीज ऑल्सो हैज अ ग्लोबल मार्केट। तो ये सब बताया हुआ है इन कॉन्टेक्स्ट टू द मार्केट, कि मार्केट में हम क्या क्या देखते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है दूसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लोकेशन में, वो है एक्सेस टू रिसोर्सेस। ओके, देखो असेस टू रिसोर्सेस में ये हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो इसके लिए जो क्वेश्चन आएगा ना, आई फॉरगॉट टू मेंशन, वो इस तरह से आएगा, लाइक कोई आपको सिचुएशन दे दी जाएगी कि जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वो वाई दे आर कंसेंट्रेटेड ओनली ऑन 10% ऑफ एरिया, और व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर सूटेबल फॉर लोकेशन ऑफ अ इंडस्ट्री, इस तरह से। या फिर सिचुएशन दे देंगे, यू हैव टू ओपन अ इंडस्ट्री, व्हाट आर द फैक्टर्स विच यू विल लुक अपॉन। ये सारी चीजें एज अ क्वेश्चन आ सकती है। तो असेस टू रॉ मटेरियल हमारा लाइक सेकंड पॉइंट हो जाएगा। रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज के लिए, वो होना चाहिए चीप, नंबर वन। दूसरा इजी टू ट्रांसपोर्ट। अब इंडस्ट्रीज जो कि बेस होती है ना ऑन चीप, बल्कि एंड वेट लूजिंग मटेरियल, उनके लिए सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि हमने इंडस्ट्री वहां बनानी है जिसके पास हमें हमारा रॉ मटेरियल का सोर्स मिल जाए। अब ये लर्न कर सकते हो, मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि चीप, बल्कि और वेट लूजिंग में। इसलिए एक ट्रिक है, हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो याद रखना रॉ मटेरियल व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, वेट, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा वेट लूजिंग, देन बल्की, देन चीप। इन तीन चीजों के लिए रॉ मटेरियल के पास होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ दी है स्टील, शुगर एंड सीमेंट की। Perishability is a vital factor for industry to be located closer to the source of raw material. Agro processing and dairy products close to the sources of farm produce और मिल्क सप्लाई रिस्पेक्टिवली। अब आपको पता है मिल्क जो है वो हाईली पैरिशेबल है, वो खराब हो जाएगा विद टाइम। तो इसीलिए ऐसी चीजों को विच आर पैरिशेबल, ये देखा जाता है दैट उसके जो सोर्सेज है उसके पास ही हम, अगर हमें कोई इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करनी है तो हम उसके पास ही करें। फिर आ जाता है असेस टू लेबर। अब लेबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर दो तरह का होता है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, उनको ढूंढना ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। वेराज जिन इंडस्ट्रीज में हमें सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड लेबर भी चल सकता है, उन इंडस्ट्री में क्या होता है, लेबर लगता है बल्क में। सो फॉर दैट पर्पस एक चीप लेबर ढूंढना भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे यहाँ बताया हुआ है कि जैसे अब मैकेनाइजेशन बढ़ रही है, ऑटोमेशन आ रही है, तो अब क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। द डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री अपॉन लेबर्स, ये भी चीज अब आने वाले टाइम में हमें थोड़ी सी रिड्यूस्ड हुई दिखेगी। देन असेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री जो कि पावर ज्यादा यूज करती है ना, वो लोकेट होती है क्लोज टू द सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई। अब इसमें आपको एमसीक्यू आ सकता है, विच इंडस्ट्री इज लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई। तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। आगे इसमें बताया गया है कि अर्लियर सिर्फ कोल को माना जाता था मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, बट अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज पेट्रोलियम भी उस कैटेगरी में आ गए हैं। Then comes access to transportation and communication facilities. अब देखो स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लेके जाने के लिए, वेयर एज फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके जाने के लिए। इसीलिए ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन कम्स गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट की ना रीजनल पॉलिसीज होती है बैलेंस प्रमोट करने के लिए। सो वो रीजनल या फिर जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उनका भी ध्यान में रखना बिफोर सेटिंग अप अ इंडस्ट्री बहुत जरूरी है।
Then access to agglomeration economy is link between industries. अब एग्लोमेरेशन का मतलब होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो गई एंड उसको देखकर एक चेन ऑफ इंडस्ट्रीज इस जगह में आ गई। इजी वे में इसी तरह से हम एग्लोमेरेशन को डिस्कस कर सकते हैं। सो यहाँ पर यही बताया हुआ है कि जो फिर वो छोटी इंडस्ट्रीज है ना वो लेती हैं अपना बेनिफिट फ्रॉम दैट लार्ज इंडस्ट्री, जिसको देख के वो वहां पर सेटअप हुई थी एंड धीरे धीरे वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। देन आ जाती है हमारे पास फुट लूज इंडस्ट्रीज, ये अलग ही तरह की इंडस्ट्रीज है। ये वो इंडस्ट्रीज है, मैंने इसके मेजर की पॉइंट्स लिख दिए, बाकी आप इसको अच्छे से रीड करो। देखो क्या है, ये इंडस्ट्रीज जो है ये कहीं पर भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये किसी भी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। ओके, ये डिपेंड करती है ऑन कंपोनेंट पार्ट्स और वो कंपोनेंट पार्ट्स कहीं पर भी अवेलेबल हो सकते हैं। दूसरी चीज अगर बात करूं जो इसकी प्रोडक्शन है ना, वो ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होती है, स्मॉल लेबर फोर्स को ये एम्प्लॉय करती है। वेयर एज यहाँ पर ये चीजें बताई गई है कि ये पोल्यूशन नहीं कॉज करती, इनसे पोल्यूशन नहीं होता। ओके, अब इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर फिर क्या हुआ, वो है इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर रोड नेटवर्क। ओके, इसलिए इनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, रोड नेटवर्क, वेल कनेक्टिविटी, ये चीज। फिर हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब देखो इससे पहले ना मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहती हूँ, ये देखो, ये है जनरली द क्लासिफिकेशन। अब ये देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड किस किस चीजों पे है। सबसे पहले आएगा साइज पे, हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। फिर आएगा रॉ मटेरियल पर, फिर आएगा आउटपुट एंड प्रोड्यूस पर, फिर आएगा ओनरशिप पर। ऑन द बेसिस ऑफ साइज तीन डिविजन्स हैं, कॉटेज और हाउस होल्ड, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। अब इसमें मेन जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कॉटेज और स्मॉल स्केल के बीच के डिफरेंस के। तो जब हम ये पढ़ेंगे, दैट्स वाई मैंने आपको पढ़ने से पहले ही डिस्कस कराया ताकि आपके माइंड में ओवरव्यू बन जाए कि जब हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज पढ़ रहे हैं तो हम और कितना पढ़ेंगे आगे, वेयर एज आपको पता लग जाए कौन सी चीजों को अच्छे से एनालाइज करना जरूरी है। फिर आ जाता है इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स। अब इसके बेस में आ जाएगा एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इन एग्जाम्पल्स को याद कर लो। फिर आ जाता है आउटपुट एंड प्रोड्यूस, प्रोडक्ट। इसके बेसिस पर आ जाते हैं हमारे पास बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। देन ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रीज आ जाता है पब्लिक, प्राइवेट एंड द जॉइंट सेक्टर। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के फर्दर पॉइंट्स है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, देन फेरस, नॉन फेरस। इतनी डिविजन्स नहीं याद करने की जरूरत, बेसिक डिविजन्स आप याद रखिए। कंज्यूमर गुड्स में हमारे पास बहुत सारे फर्दर डिविजन आ जाते हैं। ओके, ये सारे हैं, हमने पढ़ लिया इसको क्या किस तरह की क्लासिफिकेशन होगी बिटवीन द इंडस्ट्रीज। अब हम आगे फिर से हमारे आ जाते हैं इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। अब देखो, अब इसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इन द एनालिसिस। सबसे पहले अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, देन ये सब। सबसे पहला क्या है, कैपिटल। नंबर 2 है वर्कर्स एम्प्लॉयड। नंबर 3 है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये सब डिटरमाइन करेगा साइज ऑफ इंडस्ट्रीज की वो लार्ज है या फिर स्मॉल है। अब ऐसा कि आपकी बहुत ही बड़ी, आपने बहुत ही बड़ी जमीन पे एक इंडस्ट्री बना ली है, ठीक है, 2 एकड़ में आपकी इंडस्ट्री है, बट उसमें आपने सिर्फ 2 बंदों को एम्प्लॉय किया हुआ है, काम वहां पे होता नहीं है, कैपिटल उसको आपने लाइक दिया है बट वो अच्छे से यूज नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं साइज ऑफ इंडस्ट्री का। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्री। अब देखो ये नोट्स के थ्रू आप पढ़ लेना, बहुत ही की पॉइंट्स में इसको समझाया हुआ है। देखो सबसे पहले तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री में ना लोकल रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है, देन सिंपल टूल्स की हेल्प से उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसमें प्रोडक्शन कहाँ की जाती है, वो की जाती है घर के अंदर। लेबर कहाँ से आता है, तो लेबर कहीं बाहर से नहीं आता, फैमिली के लोग ही एज लेबर हेल्प करवाते हैं। फिर जो प्रोडक्ट है वो कहाँ जाता है, कहाँ पर यूज और यूटिलाइज होता है, तो वो घर के अंदर ही यूज होता है। अगर लाइक घर के अंदर नहीं तो सेकंड ऑप्शन में क्या है, लोकल विलेज के अंदर अंदर सर्कुलेट हो जाएगा या फिर उसको बार्टर कर दिया जाएगा बार्टर सिस्टम के थ्रू। देन टूल्स भी यहाँ पर लोकल मेड टूल्स यूज होते हैं, कोई बहुत ही ज्यादा हाई फाई लेवल के टूल्स हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग में नहीं यूज होते, यही सब यहाँ लिखा हुआ है। ओके, फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर। इनके बीच का डिफरेंस
ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला डिफरेंस है प्लेस। हाउस होल्ड इंडस्ट्री में हम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अपने घर के अंदर, वेरा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक वर्कशॉप पे, चाहे वो छोटी वर्कशॉप है बट होगी वो वर्कशॉप पे। देन यहाँ पर पावर ड्रिवन टूल्स होंगे, ये भी स्मॉल लेवल के टूल्स है, कोई बड़ी बड़ी मशीन नहीं है, बट स्टिल पावर ड्रिवन टूल्स होंगे, थोड़े से टेक्निकल लगेंगे हमें। देन अदर थिंग इज इनका लेबर होगा सेमी स्किल्ड लेबर, ठीक है। फिर सेमी स्किल्ड लेबर से हमें समझ आता है कि यस ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, बाहर से लोग काम करने आएंगे। फिर इनका सबसे बड़ा जो है हमारे पास प्लस पॉइंट ये होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसी जगह में लगाने से ना वहां के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है। ओके, वहां के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ कंट्रीज का, इनको याद करने के लिए मैंने निमोनिक बनाया था अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे, दैट वाज CBI आई, आई मीन्स कमिंग। ओके, तो ये CBI है हमारे पास, चाइना, ब्राजील, इंडिया एंड इंडोनेशिया, इन कंट्रीज ने जो यहाँ पर देखो यहाँ पे बताया हुआ है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू देयर पॉपुलेशन। अब ये CBI ने अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करी ताकि जो उनके लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। फिर आ जाता है हमारे पास लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, लार्ज मार्केट्स होता है, लार्ज मार्केट होगा, बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स हैं, एनर्जी सोर्सेज यूज होंगे, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स होंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी, असेंबली लाइन, मास प्रोडक्शन एंड लार्ज कैपिटल। अब जो ये मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये डेवलप हुई इन लास्ट 200 ईयर्स इन यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ ईस्ट USA एंड यूरोप, और आज ये डिफ्यूज हो गई है ऑलमोस्ट इंटायर वर्ल्ड में। अब यहाँ हमें बताया है ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम of large scale manufacturing world's major industries region may be grouped under two broad types। दो ब्रॉड टाइप्स में इसको ग्रुप किया जाता है। सबसे पहले आ गया ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स, ओके, देन हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन। ट्रेडिशनल में वो आ जाता है जो कि थिकली क्लस्टर्ड है and are and in few more developed countries। ओके, ये बात समझ आ गई होगी, ट्रेडिशनल में थिकली क्लस्टर्ड है, फ्यू मोर डेवलप्ड कंट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं। हाई टेक्नोलॉजिकल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में वो आ जाते हैं जो कि डिफ्यूज हुए हैं टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ट्रेडिशनल वाले हुए हैं मोर डेवलप्ड कंट्रीज में, ये वाले हुए हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, ज्यादा डिफ्यूज। आगे चलते हैं इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल के बेस पर। ये देखो नोट्स के थ्रू भी आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं, एक एक चीज यहाँ पर भी आपको मैंने एक्सप्लेन करी है सिर्फ कीवर्ड्स देके। देखो अब जैसे यहाँ पर है बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं लार्ज स्केल एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल, फॉरेस्ट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड। अब इसको बुक के थ्रू अगर हम पढ़े तो देखो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, उसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द फील्ड्स का हमने एग्जांपल लिया था कॉटन वाला, वही चीज यहाँ पर होती है, डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड आता है रॉ मटेरियल और उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसमें वैल्यू ऐड की जाती है और उसको लाइक ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर रूरल एज वेल एज अर्बन मार्केट। अब मेजर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर फूड प्रोसेसिंग, मेजरली यहाँ पर जो है फूड प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल यहाँ आ गई शुगर, पिकल्स, फ्रूट जूसेस, बेवरेजेस, स्पाइसेस एंड ऑयल्स, फैट्स एंड टेक्सटाइल्स, ओके, रबर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। फिर आ जाता है फूड प्रोसेसिंग। एग्रो प्रोसेसिंग इंक्लूड्स कैनिंग, ठीक है। अब देखो जो एग्रो प्रोसेसिंग है ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हो गया कैनिंग, प्रोड्यूसिंग क्रीम, फ्रूट प्रोसेसिंग, कन्फेक्शनरी, वाइल सम प्रिवेंशन टेक्निक्स या फिर कुछ लाइक प्रिवेंटिव्स लिए जाते हैं सच एज ड्राइंग, फर्मेंटिंग, पिकलिंग हैव बीन नोन सिंस एंशिएंट टाइम। दिस हैड लिमिटेड एप्लीकेशन टू cater द प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिमांड्स। ये सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पर समझाए गए हैं। आगे देखते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसके फर्दर दो टाइप थे कि मेटालिक मिनरल्स होते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ओके। तो यहाँ पर सम इंडस्ट्रीज में फेरस मटेरियल्स को यूज किया जाता है जिसमें आयरन होता है, वेरास कुछ इंडस्ट्रीज में नॉन फेरस जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर। ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में मेनी इंडस्ट्रीज यूज नॉन मेटालिक मिनरल्स सच एज सीमेंट एंड पॉटरी इंडस्ट्रीज। फिर आ जाता है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज में ना नेचुरल केमिकल्स को यूज करते हैं जैसे कि मिनरल ऑयल।
जो कि है पेट्रोलियम, जो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। सॉल्ट, सल्फर, पोटैश, ये भी नेचुरल मिनरल्स है। केमिकल इंडस्ट्रीज ये भी रॉ मटेरियल पर बेस्ड होती हैं, ऑब्टेन फ्रॉम। अब इसका देखो, रॉ मटेरियल हमारे पास हो जाता है वुड एंड कोल, ये होता है इनका रॉ मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा अदर एग्जांपल ऑफ केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। फिर फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल, अब इसमें हमारे पास आ जाता है वो इंडस्ट्रीज जिसमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। इसमें बेसिकली जैसे आ गया टिम्बर फॉर फर्नीचर, वुड, बैम्बू, ग्रास फॉर पेपर, लैक फॉर लैक इंडस्ट्रीज, कम फॉर फॉरेस्ट, ये सारे एग्जाम्पल्स आ गए। देन एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर क्या है, लेदर फॉर लेदर इंडस्ट्री, वूल फॉर वुलन इंडस्ट्री ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, बिसाइड आइवरी इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एन एलिफेंट टस्क। ओके, आगे आ जाता है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट एंड प्रोडक्ट। अब इसमें दो तरह की हम इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास होगी हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज, देन होंगी हमारे पास नॉन बेसिक इंडस्ट्री और जिसको हम कहेंगे कंज्यूमर इंडस्ट्री। अब देखो, बेसिक इंडस्ट्री सबसे पहले हम समझेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू हैव सीन सम मशीन्स एंड टूल्स मेड फ्रॉम आयरन एंड स्टील। जो हमने अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करा था मैन्युफैक्चरिंग को, इसमें हमारी आंखों के सामने बहुत सारी मशीन्स आई। अब आप ये क्वेश्चन करो कि वो मशीन्स किस चीज से बनी है, आंसर वुड बी आयरन और स्टील। अब देखो, जो ये रॉ मटेरियल है ना फॉर सच मशीन्स एंड टूल इज आयरन एंड स्टील। अब वो मशीन बनाने के लिए भी जो रॉ मटेरियल था वो रहा होगा आयरन और स्टील, विच इज इटसेल्फ एन इंडस्ट्री। The industry whose products are used to make other goods by using them as raw material are basic industries। अब देखो, ये एक इंडस्ट्री है, यहाँ पर आयरन ओर को फर्दर जो है लाइक ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अब ये एक इंडस्ट्री है जहां पर आयरन की मशीन्स यूज की जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिक इंडस्ट्री हुई वो जो कि प्रोवाइड कर रही है अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री। जो हमने फार्मर और जो कॉटन मैन्युफैक्चरर, सॉरी टी शर्ट मैन्युफैक्चरर वाला एग्जाम्पल किया था, वो सेम रिलेशन यहाँ पर है कि जो फिनिश प्रोडक्ट है एक जगह का, वो जब दूसरी जगह पे यूज हो एज अ रॉ मटेरियल। ओके, तो यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो है बेसिक इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है आयरन स्टील मशीन्स फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लॉथ्स यूज्ड बाय कंज्यूमर। देखो, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री ये डायरेक्टली वो वाले गुड्स प्रोड्यूस करती है जो कि फैक्ट्री के बाद सीधा कंज्यूम किए जा सकते हो, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, टी, सोप्स, टॉयलेटरीज, पेपर फॉर राइटिंग, टेलीविजन, ये सारे एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हैं। देन इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, ये बहुत ही लाइक इजी है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर। लाइक अब देखो, पब्लिक सेक्टर में होता है जो कि ओन एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट होती है। इन इंडिया देयर आर नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ओके, PSUs. Socialist countries have many state-owned industries. Mixed economy have both public and private sector enterprises. आगे चलिए, प्राइवेट सेक्टर जो कि किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा हैंडल किया जाता है। जॉइंट सेक्टर जिसमें पब्लिक एज वेल एज गवर्नमेंट के लाइक इंडिविजुअल्स एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों के शेयर्स होते हैं, इसीलिए उसको कहा है जॉइंट सेक्टर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शंस में इन तीनों टाइप्स के एक एक एग्जांपल दोगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया में पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बताओ, एक प्राइवेट सेक्टर, देन जॉइंट सेक्टर। आगे आ जाता है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स। यहाँ पर देखो बताया हुआ है, दीज आर बेस्ड ऑन हेवी इंडस्ट्रीज ऑफ्टन लोकेटेड नियर कोल फील्ड्स। मतलब यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज ना जनरली कोल फील्ड्स के पास लोकेट थी, एंड एंगेज्ड इन मेटल स्मेल्टिंग, heavy engineering, chemical manufacturing और textile production. These industries are now known as smokestacks industries. स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज इनको आज के टाइम में कहा जाता है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन कैन रिकॉग्नाइज्ड बाय नंबर 1 हाई proportion of employment in manufacturing industry, number 2 high density of housing often of inferior types of poor people, unattractive environment, for example pollution, waste heaps and so on, problem of unemployment, immigration, derelict land areas caused by closure of factories because of the worldwide fall in demand.
अब हमारे पास आ जाता है रूहर कोलफील्ड जर्मनी। तो यहाँ पर है दिस हैज बिन वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ यूरोप। अब यहाँ पर देखो मैंने नोट्स के थ्रू ना इसकी पूरी टाइमलाइन समझाई है कि मेजर इंडस्ट्रियल रीजन था, कोल आयरन एंड स्टील मेजर पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी था। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी डिमांड डिक्लाइन हो गई, आयरन और एग्जॉस्ट हो गया, फिर जो आयरन और नेसेसरी था उसको इम्पोर्ट किया गया और 80% जर्मनी की जो टोटल स्टील प्रोडक्शन थी वो वहां से हो रही थी। अब इसने प्रॉब्लम जनरेट करी जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्शन, और अब रूहर जैसे कि डाउनफॉल आई बहुत ज्यादा। फिर ये नो लॉन्गर रहा एक स्टील कोल और स्टील मैन्युफैक्चरिंग एरिया। ठीक है, अब क्या है आज के टाइम पर इस एरिया में न्यू इंडस्ट्रीज आ गई है जैसे कि ओपेल कार असेंबली प्लांट, केमिकल प्लांट्स एंड यूनिवर्सिटीज। ये मैंने आपको देखो इतना बड़ा पैराग्राफ सिर्फ ये छोटे से नोट्स के थ्रू समझा दिया, बट हम एक बार इसको एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं फॉर बेटर क्लियरेंस। यहाँ पर यही सेम चीज बताई गई है कि दिस हैज बिन वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ यूरोप फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोल एंड आयरन एंड स्टील फॉर्म द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी, बट एज द डिमांड फॉर कोल डिक्लाइन, जब उसकी डिक्लाइन हुई डिमांड तो इंडस्ट्री ने शुरू कर दिया श्रिंक होना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आयरन ओर भी एग्जॉस्ट हो गया। इंडस्ट्री फिर क्या करा, इंडस्ट्री ने इम्पोर्टेड ओर को यूज करना शुरू करा। ठीक है, वॉट बाय वाटरवेज टू रूहर, वाटरवेज से वो आता था, इसीलिए जो रूहर रीजन था ना जर्मनी का, वो रिस्पॉन्सिबल था फॉर 80% ऑफ जर्मनी टोटल स्टील प्रोडक्शन। जो ये चेंजेस हुए इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर पे, इसकी वजह से क्या हुआ, डिके हुआ इन ऑफ सम एरियाज एंड वहां पर प्रॉब्लम्स आई जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, पोल्यूशन। फ्यूचर प्रोस्पेरिटी ऑफ रूहर इज बेस्ड लेस ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ कोल एंड स्टील for which it is initially famous and more on the new industries like huge opal car assembly plants, new chemical plants, universities, out of town shopping centers have appeared result new rural landscape। फिर हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। अब देखो हाई टेक्नोलॉजी और सिंपली हाई टेक इंडस्ट्रीज, इसका मतलब है लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ बताया गया है इसकी बेस्ट, हम इसको बेस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स लीडिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एन एडवांस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग करेक्टर। अब देखो जो कि प्रोफेशनल व्हाइट कॉलर्स वर्कर है ना, वो मेक करते हैं लार्ज शेयर ऑफ टोटल वर्क फोर्स। दीज हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट ग्रेटली आउट नंबर द एक्चुअल प्रोपोर्शन ब्लू कॉलर वर्कर्स। रोबोटिक्स ऑन असेंबली लाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो कि है CAD एंड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स और स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग प्रोसेसेस एंड द कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज। यहाँ बताया गया है कि किस तरह से वो आउट नंबर कर रहे हैं बाकी वर्कर्स को, एज वेल एज ये इंडस्ट्रीज कितनी बढ़ चुकी हैं। नाउ neatly spaced, low modern dispersed office plant, lab building rather than massive assembly structure, factories and storage areas mark the high-tech industrial landscape। अब हमें कैसे पता लगेगा जो हमारे सामने है वो एक हाई टेक इंडस्ट्री है। ये कुछ फीचर बताए गए हैं कि उसमें नीटली स्पेस्ड होगी, लो होगी, मॉडर्न होगी एंड उसमें मैसिव असेंबली स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा लाइक कॉम्पैक्ट और नीट सी वो इंडस्ट्री होगी। और जो ये हाई टेक इंडस्ट्रीज होगी ना, ये रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड होगी, सेल्फ सस्टेन्ड होगी, हाईली स्पेशलाइज्ड होगी। ठीक है, और इसको कहा है टेक्नोपोलिस। Example, the Silicon Valley near San Francisco, Silicon Forest near Seattle are example of technopolis। अब ये examples आप learn रखना। फिर आ जाता है हमारे पास that manufacturing contribute significantly to the world's economy। Iron and steel, textile, automobiles, petrochemicals and electronics are some of the world's most important manufacturing industries। आगे हमारे पास अब आ जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो क्या है, जो आयरन एंड इंडस्ट्रीज है ना, यहाँ बताया है वो बेस है बाकी सभी इंडस्ट्रीज के लिए जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि वहाँ के जो टूल्स हैं वो भी सेल्फ आयरन एंड स्टील से ही बनकर आ रहे हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो इट इज अ बेसिक because it provides
रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज सच एज मशीन टूल फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। अब बताया गया है कि जो आयरन है ना वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है आयरन ओर से बाय स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस विद कार्बन। ठीक है, कार्बन के साथ उसको रखा जाता है स्मेल्टिंग के लिए। द मोल्टन आयरन इज कूल्ड एंड मोल्डेड फ्रॉम पिग आयरन विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू स्टील बाय एडिंग स्ट्रेंथनिंग मटेरियल लाइक मैंगनीज। ये सीयूईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है, सारे स्टेप्स लिखे होते हैं, उसमें आ जाएगा अरेंज करो 1 2 3 4 टाइप्स। ओके, वेयर एज यहाँ पूछ लिया जाएगा कि स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या डाला जाता है। वेयर एज जो ब्लास्ट फर्नेस में रखने से पहले क्या डाला जाता है, तो ब्लास्ट फर्नेस में रखने से पहले डाला जाता है कार्बन और कोक। वेयर एज उसको आयरन में कन्वर्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए उसमें डाला, सॉरी स्टील में कन्वर्ट करने के लिए उसमें डाला जाता है मैंगनीज। फिर यहाँ बताया गया है कि जो लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्रीज है वो ट्रेडिशनली लोकेट होती है क्लोज टू द सोर्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, बल्की मटेरियल है जैसे कि आयरन ओर, कोल, मैंगनीज एंड लाइमस्टोन, और प्लेसेस वेयर दीज कुड बी इजीली बॉट, एग्जांपल नियर पोर्ट्स। But in many steel mills, access to market is more important than inputs. These are less expensive to build and operate and can be located near markets because of abundance of scrap metal, which is the main input. Traditionally, most of the steel was produced at large integral plants, but many mills are limited to just one step process. ओके, फिर यहाँ पर हमें बताई हुई है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब यहाँ पर देखो जनरली तो ये देखो क्या है, जो पिट्सबर्ग एरिया है इट्स नाउ लूजिंग ग्राउंड, इट हैज नाउ बिकम द रस्ट बोल ऑफ यूएसए। हाँ, उसकी भी पूरी स्टोरी बताई है, यू कैन रीड इट। ठीक है, इसमें हर एक चीज को लर्न करना जरूरी नहीं है, एक बार आप रीडिंग ले लोगे दैट्स मोर देन इनफ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर आ गया हमारे पास कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 3 सब सेक्टर्स हैं जो कि है हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल सेक्टर। ओके, हैंडलूम सेक्टर जो है ना ये लेबर इंटेंसिव है एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है सेमी स्किल्ड वर्कर्स को। इसके लिए स्मॉल कैपिटल की जरूरत होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी प्रोपगेट खादी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ओके, इसका आंसर हमें हिस्ट्री में मिल जाएगा। दिस सेक्टर इन्वॉल्व स्पिनिंग, वीविंग, फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक्स। द पावरलूम, देखो इसमें हमें पता लग गया लेबर इंटेंसिव है जो कि है हमारा हैंडलूम सेक्टर। सबसे पहली चीज उसमें लेबर इंटेंसिव है, देन एम्प्लॉयमेंट, देन उसमें सेमी स्किल्ड लेबर लगते हैं एज द एम्प्लॉयमेंट। पावरलूम में हमारे पास क्या आ जाता है, मशीन्स आ जाती हैं एंड बिकम लेस लाइक लेबर इंटेंसिव। आजकल के टाइम पे कम हो गया है लेबर ओरिएंटेड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो चुकी है। कॉटन टेक्सटाइल मिल सेक्टर इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव एंड प्रोड्यूसेस फाइन क्लॉथ्स इन बल्क। मिल्स में क्या है, क्लॉथ्स बनेंगे। ठीक है, क्लॉथ्स बनेंगे इन द बल्क। अब आगे यहाँ पर भी हमें बताया गया है सारे एरियाज मेजर, यानी बोला गया है कि जो कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है ना उसमें हमें गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन चाहिए होता है एज रॉ मटेरियल। अब इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट प्रोड्यूस करते हैं मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स रॉ कॉटन। द यूके, एनडब्ल्यू, यूरोप countries and Japan also produce cotton textile made from imported yarn। अब ये सारे यहाँ पर हमें एरियाज के बारे में बताया कि जो यूरोप है वो अकेला ही अकाउंट करता है हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन इंपोर्ट्स। द इंडस्ट्री हैज टू फेस वेरी स्टिफ competition with synthetic fibers, hence is now showing decline trend in many countries, which is scientific advancement and technological improvements the structure of industries changes। For example, Germany recorded constant growth in cotton textile industries Second World War till the 70s, but now it has declined. It has shifted to less developed countries where labor costs are low। So that's it for the 5th chapter। I hope you liked this video, and अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो so please like, share and subscribe to this channel। Thank you so much for watching।